गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है इग्नू एग्जाम पॉइंट 2.0 पर। मेरा ये सेकंड चैनल है। पहले वाला चैनल बंद हो गया था, देन मैंने इसको 2.0 से दोबारा कंटिन्यू करा है। प्लीज़ आप सभी को अगर वीडियोस पसंद आए तो इनको सपोर्ट कीजिएगा। एग्ज़ाम टाइम है दिसंबर में, तो हमने स्टार्ट किया है एक सीरीज़ जिसके अंदर हम ब्लॉक वाइज पढ़ेंगे। ब्लॉक के अंदर 3 से 4 यूनिट्स होती हैं। अगर वो शॉर्ट्स होती हैं तो हम उसको एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, और अगर वो ज़्यादा होती हैं, लेंदी हो जाती है वीडियो, तो हम फिर उसको 2-2 यूनिट्स में कवर करके आगे करेंगे। तो आज जो मैंने बुक उठाई है उसका नाम है सॉफ्ट स्किल्स, BEGE 145। इसकी आज मैं 2 यूनिट्स कवर करवा दूंगी ब्लॉक 1 की। देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर 3 एंड 4 यूनिट्स भी कवर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक 1, अंडरस्टैंडिंग सॉफ्ट स्किल। सबसे पहले हम समझेंगे कि सॉफ्ट स्किल होती क्या है। ठीक है, तो ये जो सॉफ्ट स्किल है ये नॉन टेक्निकल स्किल्स होती हैं। एक तरीके से आर परफॉर्मेंस इन आर वर्क प्लेस, हम जहाँ पर भी हम काम करते हैं वहाँ पे हमारी कौन कौन से स्किल्स चाहिए होती हैं। सिर्फ जो हमारी प्रैक्टिकल स्किल्स हैं उनसे बात नहीं बनती है। हमारी बॉडी के अंदर सॉफ्ट स्किल नाम की भी चीज़ें होती हैं। दे आर कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स एंड इम्प्रूव वर्क। हमारी बॉडी के अंदर जो एक कहते हैं ना वाइब्स होना, एक पॉजिटिव वाइब्स होना, एट्रीब्यूट होना, काम के लिए आपका डेडिकेशन होना, परफॉर्मेंस होना, इन सबको एनहेंस कर देता है एक सॉफ्ट स्किल। दे हेल्प पीपल टू अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल माहौल है तो आपका काम का जो प्रोडक्टिविटी है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है, उसकी क्वालिटी गिरने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर हम अपने आसपास के माहौल को एनहांस करते हैं, जो हमारे आसपास के हमारे एम्प्लॉयर्स होते हैं अगर उनका भी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी होती हैं तो सबका ही काम के ऊपर वो इफेक्ट नज़र आता है। एग्जाम्पल है एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स, co-workers, mentor your workers, lead a team, negotiate a contract, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब एक बहुत अच्छा इसके अंदर पॉइंट मिला है, नेगोशिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ बोलते वक्त तो हम बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, उस पर हमारी वाइब्स भी बड़ी अच्छी आती हैं, हमारे जो वर्ड्स हैं वो भी थोड़े से अच्छे हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें किसी प्रोजेक्ट को मना करना है और ऐसे मना करना है कि बस ये प्रोजेक्ट मना है, आगे वाले प्रोजेक्ट्स हम अपना सकते हैं, तो सामने वाले को बुरा भी ना लगे और उस बिहेव से आप बोल रहे हो, वहाँ पे आपके सॉफ्ट स्किल्स 1000% काम आती हैं। नेक्स्ट, हार्ड स्किल्स क्या होती हैं? हार्ड स्किल्स आर मेजरेबल एंड यूजुअली ऑब्टेन्ड थ्रू फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। हार्ड स्किल्स आपको सिखाई जाती हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स हम उसको एनहांस करने के लिए कहीं से ट्रेनिंग नहीं लेते हैं। ये हमारे निर्भर करता है कि हम किसी भी चीज़ को कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, सम ऑफ द मोस्ट वैल्यूड सॉफ्ट स्किल इंक्लूड, कौन कौन से सॉफ्ट स्किल्स हैं जो इंक्लूड है यहाँ पे? इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैंने इसके बहुत समराइज पॉइंट्स बनाए हैं, आप जब इनकी लाइनें बनाओगे ना तो बहुत अच्छी बनेंगी। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं? विदाउट सफिशिएंट स्किल टू कम्युनिकेट, हम स्किल्स के बिना कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते हैं। डिफिकल्ट होता है किसी भी चीज़ को गेन करना, और अगर आपने गेन कर लिया है तो उसको होल्ड करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। गुड स्किल डिलीवर मैसेज विद क्लैरिटी। अब आप ये देखिए, आपको ज़रूरी नहीं है कि वर्क प्लेस पर ही काम आएंगे, ये हमारी फैमिली में, हमारे रिलेशनशिप्स में, फ्रेंड सर्कल्स में, फॉर्मल जगहों पे, इनफॉर्मल जगहों पे, सभी जगह हमारी कम्युनिकेशन स्किल काम आती हैं। इन्वॉल्व वेरियस कॉम्पोनेंट्स, स्पीक क्लैरिटी एंड कॉन्साइजली। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से बात कर सकते हैं अगर हम लोग के अंदर इफेक्टिव स्किल्स हैं तो। सेकेंड स्किल है लीडरशिप स्किल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है। नीड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स एंड एबिलिटी टू इंस्पायर अदर्स एंड लीड अ ऑर्गेनाइजेशन टू सक्सेस। जो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है ना किसी इंसान के अंदर, वो अपने काम को इम्प्रूव करने के साथ एक डायरेक्शन भी देती है। अगर आप कोई कंपनी में हो या आपकी कोई कंपनी है तो आप एम्प्लॉय को भी ऐसा ही सर्च करोगे जो कि खुद तो काम करे, साथ में अदर वर्कर्स को भी डायरेक्ट कर सके। सॉफ्ट स्किल्स के की कंपोनेंट के अंदर आता है ये लीडरशिप ट्रेनिंग। नेक्स्ट है टीम वर्क।
आपने बचपन से सुना होगा टीम वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे किसी भी काम को एनहांस करने के लिए। तो टीम का जो एक्रोनियम है ना, वो ही है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। यानी कि कोऑपरेटिव प्रोसेसेस जो होती हैं वो अलाउ करती हैं ऑर्डिनरी पीपल को अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। यानी कि अगर कोई इंसान ऑर्डिनरी चीज़ ही सिर्फ कर पा रहा है और वो किसी टीम में इन्वॉल्व होकर वही काम करेगा, तो उसके अंदर वो एक्स्ट्रा ज़रूर इन्वॉल्व होगा, एक्स्ट्रा चीज़ें वो ज़रूर सीखेगा। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। रिजॉल्व इश्यूज क्विकली एंड इफेक्टिवली आर हाईली वैल्यूड बाय अदर्स। अगर किसी भी इंसान के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आ जाती है, तो आप ये मान लीजिए 100 में से 99.9% जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, वो आसानी से वो रिसॉल्व कर सकता है, जिसके थ्रू उसकी बॉडी भी अच्छी रहती है, स्ट्रेस नहीं रहता है। इट इन्वॉल्व 4 स्टेप्स। हमें 4 स्टेप्स अपनाने चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, जिसमें से पहला है डिफाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम को जानो और उसको डिफाइन करो। आधे ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होता कि प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं, क्या सॉल्यूशन होगा। बस फालतू में किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन के पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है ना। सबसे पहले हमें डिफाइन करनी है प्रॉब्लम को, हमें खुद इतना उसको एक्सप्लेन कर देना है कि हमें पता लग जाए कि इसके दायरे यहाँ तक हैं, इसकी सीमाएं यहाँ तक हैं। थिंकिंग ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव फिर हमें उसके बारे में अल्टरनेटिव सोचना चाहिए कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ में ला सकते हैं। देन असेसिंग एंड सिलेक्टिंग अ सुटेबल अल्टरनेटिव। फिर जो आपने ऑप्शंस रखे थे, अगर ऐसा करें और ऐसा करें और ऐसा करें तो क्या होगा, उनमें से सबसे बेस्ट फिर आपको चूज कर लेना है। अप्लाइंग दिस फॉर रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम, देन आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। हमारे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनमें से कोलर भी हैं, कोलबर्ग भी हैं। उनमें से उनका ये मानना था, कोलर जी का, कि अगर हम प्रॉब्लम के दायरे जान लेते हैं ना, तो सॉल्यूशन अपने आप आने लगता है। वो हमारे माइंड में चलता ही रहता है कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल स्किल्स। इसके अंदर इंक्लूड बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स, डेवलपिंग रैपर्ट एंड यूजिंग डिप्लोमेसी। यहाँ पे हम बिल्डिंग को ही सिर्फ नहीं मेंटेन करते हैं, हम यहाँ पे रिलेशनशिप्स को भी मेंटेन करते हैं, इंक्लूडिंग गिविंग एंड रिसीविंग क्रिटिसिज्म, टॉलरेंस एंड ओपिनियंस। क्योंकि देखो, आपने सुना होगा 4 बर्तन है तो खटकते ही हैं। सेम ऐसे ही जो आपका वर्क प्लेस है, अगर वहाँ पे 4 वर्कर्स हैं तो उन सभी की थिंकिंग एक जैसी हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो वहाँ पे हमें क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है, टॉलरेंस भी मिलता है, ओपिनियंस भी मिलते हैं, लेकिन उन सबको बैलेंस करके आगे बढ़ना ही हमारा इंटरपर्सनल स्किल्स कहलाता है। देन अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अडेप्टेबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी और जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये तो आपने सुना ही होगा। कोई भी काम अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसको रिजिडिटी से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो रिजिडिटी के कारण कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। उसके अंदर इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी आती है कि वहीं पे खत्म होने लग जाता है। देन हमें काम में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, विलिंगनेस टू एम्ब्रास न्यू टास्क एंड न्यू चैलेंजेस कामली एंड विदाउट फीस। यानी कि हमें किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए विलिंगनेस दिखानी चाहिए, अपनी इच्छा दिखानी चाहिए, नए नए टास्क लेने चाहिए, नए नए चैलेंजेस लेने चाहिए। फ्लेक्सिबल रहो, धीरे धीरे हो जाते हैं वो काम। फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयर्स आर विलिंग टेक एन एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कैन अडॉप्ट क्विकली व्हेन प्लान चेंज। अगर कोई फ्लेक्सिबल एम्प्लॉय है तो वो एक्स्ट्रा बर्डन लेने से कभी पीछे नहीं हटेगा, और क्विकली अगर हमें लगता है ना कि प्लान चेंज की ज़रूरत है, तो वो स्ट्रेस नहीं लेगा कि है ये प्लान चेंज हो गया, अब कैसे करूँगा मैं। ऐसा नहीं होता है। वो उस काम को आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी सूझबूझ से और बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के। देन वर्क एथिक्स, दिस इज द लास्ट पॉइंट, and it is the ability to follow through on tasks and duties in a timely manner without compromising in quality। यानी कि वर्क एथिक्स, आपके एथिक्स क्या बोलते हैं किसी भी काम को करने के लिए, कि एटलीस्ट आप काम को टाइमली खत्म कीजिए। अगर आप कोई काम टाइमली नहीं कर पा रहे हैं, देन आपके अंदर वर्क एथिक्स ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक विल इंश्योर यू डेवलप अ पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड टेक्निकल स्किल। जो भी स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स होते हैं वो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। आप सोचिए कि आपका कल एग्जाम है और आपने आज में ही सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, तो जब आप कल एग्जाम देने जाएंगे तो आपके माइंड में कोई स्ट्रेस नहीं होगा, तो आप अपने आप पॉजिटिव हो जाओगे कि हाँ जी, मुझे आता है एग्जाम में,
मैं लिख कर आऊँगा या लिख कर आऊँगी। तो ये पॉजिटिव वाइब्स कहाँ से आई? जब आपने अपना काम कंप्लीट कर रखा था, है ना? यही चीज़ें हमारी वर्क एथिक्स के अंदर आती हैं। तो यहाँ से हमारा यूनिट 1 कंप्लीट होता है और अब हम यूनिट 2 की ओर जा रहे हैं। ये कंप्लीट करने के बाद में 3rd एंड 4th यूनिट मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूँगी। देन हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 2, जिसका नाम है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बहुत ही इजी सा चैप्टर है ये, बहुत ही इजी सी यूनिट है। आप जब इसको समझेंगे तो एग्जाम में अपने आप ही बनाकर लिख कर आ जाएंगे। इसका फर्स्ट टॉपिक का नाम है अंडरस्टैंडिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है, हमें इसे समझना है। इट एक्सप्रेस थ्रू नॉन लिंग्विस्टिक मीन्स, यानी कि इसमें हमें बोलना नहीं होता है। It is the actions or attributes of humans, including their appearance, use of objects, sound, time, smell and space. इन सारी चीज़ों से ही हम अपना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जब इंसान को बोलना नहीं आता था तो वो हूटिंग किया करते थे, है ना, इशारेबाजी किया करते थे। वहीं से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आया है। नॉन वर्बल क्यूज और बॉडी लैंग्वेज स्पीक द लाउडेस्ट, यानी कि अगर हम कहीं जाते हैं और अगर हम नहीं भी बोल रहे हैं ना, हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे बोलने से ज़्यादा वहाँ पे वर्क करता है। इसलिए यहाँ पे लाइन लिखी गई है कि जो बॉडी लैंग्वेज होता है ये स्पीक लाउडेस्ट, ये ज़्यादा बोलते हैं बल्कि हमारे बोलने वर्बल कम्युनिकेशन से भी ज़्यादा। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इम्पॉर्टेंट है, अगेन एग्जाम में आता है ये। फर्स्ट है रिपीटिशन। इट रिपीट्स एंड ऑफन स्ट्रेंथन द मैसेज यू आर मेकिंग वर्बली। अगर आप कोई काम बोल रहे हो उससे ज़्यादा इफेक्ट ये करता है कि आप किसी काम को रिपीट कर रहे हो, नॉन वर्बली कर रहे हो बेशक, लेकिन आप कोई इशारा रिपीट कर रहे हो तो सामने वाला समझ जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे रिपीटिशन, जैसे कि आपके घर में आपसे कोई रिलेटिव कहीं आने जाने को कहता है तो आपकी मम्मी आपको आंख दिखाती है, आप कुछ बोलने की कोशिश करते हो फिर से आंख दिखाती है, आप समझ जाते हो ना इसका मतलब ना है, अब वो बोलेंगे इससे अच्छा उनके इशारे समझ जाओ। तो ये रिपीटेशन वाला एक्शन था। कॉन्ट्रडिक्शन, इट कैन कॉन्ट्रडिक्ट द मैसेज यू आर ट्राइंग टू कन्वे, thus indicating to your listener that you may not be telling the truth. आप कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हो किसी मैसेज में, मतलब दिखाना चाह रहे हो कि मैं उसके खिलाफ हूँ, तो जरूरी नहीं है ना आपको बोलना ही पड़े। अब वहाँ पे नजरें चुराने लग जाओ, इग्नोर करने लग जाओ ना, सर पे हाथ रख के बैठ जाओ, मुंह फेर लो, ये सारे एक्शंस जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ही है। यहाँ पे हम कॉन्ट्रडिक्ट होने का इशारा कर देते हैं। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन। इट कैन सब्स्टिट्यूट फॉर अ वर्बल मैसेज। ये वर्बल मैसेज का सब्स्टिट्यूट है, एक्स्ट्रा वर्जन है। फेशियल एक्सप्रेशन दिखाना, ठीक है, ये सारे अलग से मैसेज होते हैं। कॉम्प्लीमेंटिंग, किसी चीज पे कॉम्प्लीमेंट करना। इट में ऐड और कॉम्प्लीमेंट योर वर्बल मैसेज। आपने किसी को कुछ बोला, किसी की तारीफ करी, उसके बाद में आपने ऑल द बेस्ट वाला थंब दिखा दिया या फिर आपने ऑसम वाला जो फिंगर ट्रिप्स होती हैं उनको दिखा दिया, तो अपने सामने वाले को क्या किया, कॉम्प्लीमेंट में वर्बल मैसेज के साथ नॉन वर्बल ऐड कर दिया। आप किसी के लिए खुश हैं तो सिर्फ मैं खुश हूँ बोल दूंगा तो काम नहीं चलेगा ना। अगर आप वहाँ पे एक्सप्रेशन दिखा रहे हो, है ना, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, वो चीजें ज्यादा वैल्यू करती हैं। दैट इज कॉम्प्लीमेंटिंग। एंड देन लास्ट इज एसेंटिंग। इट में एक्सेंट और अंडरलाइन ऑफ वर्बल मैसेज। आप किसी भी वर्बल मैसेज के अंदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐड करना चाहते हैं तो वहां पे आप उस वर्ड को खींच सकते हो या फिर वहां पे आप अपना एक्सप्रेशन दिखा सकते हो, तो ये कहलाता है हमारा एसेंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टाइप्स। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं उसमें सबसे पहले आता है काइनेस्टिक्स। फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, बॉडी मूवमेंट, पोस्चर, आई गेज, कॉन्टेक्ट, अपीयरेंस, ये सारी की सारी चीजें सिर्फ एक पॉइंट के अंदर आ जाती हैं जिसका नाम है काइनेसिक्स। एंड द नेक्स्ट इज पैरालैंग्वेज। पैरालैंग्वेज क्या है? इट रेफर्स टू वर्बल कम्युनिकेशन दैट सेपरेट फ्रॉम एक्चुअल लैंग्वेज। ये हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है लेकिन एक्चुअल लैंग्वेज से अलग होता है। It indicate vocal qualities that go along with verbal message. स्पीच, वॉल्यूम, रेट, वोकल क्वालिटी। हम जब बोलते हैं ना तो हमें किस चीज़ पे जोर देना है उस पर हम थोड़ा सा स्ट्रेस डालते हैं,
पिच बनाते हैं, उस चीज़ की वॉल्यूम बढ़ाते हैं, रेट कम ज़्यादा करते हैं, यही चीज़ हमारा कहलाता है पैरा लैंग्वेज। एंड देन नेक्स्ट इज प्रोक्सेमिक्स। इम्पॉर्टेंट है, ये अलग से भी आता है। प्रोक्सेमिक्स क्या होते हैं? द स्टडी ऑफ हाउ स्पेस एंड डिस्टेंस आर यूज टू कम्युनिकेट इज नोन एज प्रोक्सेम्स। कैसे अलग अलग स्पेस होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, इंटीमेट स्पेस सबसे अलग होता है, देन फिर आता है पर्सनल स्पेस, देन सोशल स्पेस एंड देन पब्लिक स्पेस। नेक्स्ट है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स क्या होते हैं? इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन बाय टच। आप टच से भी बहुत कुछ सीखते हो या फिर हम महसूस करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई टीचर है या हमसे कोई बड़ा है, हमारे सर पे हाथ रख देता है, तो हम उससे क्या समझ पाते हैं कि वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। कोई अगर हम रो रहे हैं, कोई हमारे आंसू पोंछ रहा है, देन वो चीज़ क्या है? सिंपैथी को शो करता है, ठीक है। हाथ पकड़ लेना, लेकर जाना, किसी चीज़ के लिए मोटिवेट करना, ये जो टच होते हैं, इन चीज़ की स्टडी को हम कहते हैं हैप्टिक्स। नेक्स्ट इज क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स क्या होते हैं? कम्युनिकेशन कन्वेड थ्रू अ सेंस ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्रोनेमिक्स। आप कोई भी कम्युनिकेशन करो, अगर वो ऑन द टाइम नहीं है तो वो किसी काम की नहीं है। हमें कई बार लगता है कि काश मैंने उस टाइम पे ये बोल दिया होता, तो यानी आपके अंदर क्रोनेमिक्स की कमी है अभी। अगर हम सही टाइम पे सही चीज़ बोलकर बाद में उस चीज़ का गिल्ट फील नहीं करते हैं, ठीक है, यही चीज़ हमारा क्रोनेमिक्स कहलाता है। इट इज़ द एबिलिटी टू प्रोजेक्ट टाइम एज अ डायमेंशन ऑफ ऑर्डर लाइन, डिसिप्लिन, सिंसियरिटी, ये सब चीज़ें हमारी इसी के अंदर आ जाती हैं, हमारी पंचुअलिटी, हमारा पर्पस, सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज आपने देखा होगा, स्पेशल चाइल्ड के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। साइन लैंग्वेज यूजेस सिंबल दैट आर कॉमनली अंडरस्टूड विद इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है बच्चों का, जिनको हम स्पेशल एबल्ड बच्चे भी बोलते हैं, उन बच्चों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें इनके अलावा अदर से भी हम इस्तेमाल करते हैं साइन लैंग्वेज, जैसे कि ऑडियो साइंस होते हैं, विजुअल साइंस होते हैं, ऑडियो विजुअल साइंस होते हैं। अलार्म, डोरबेल, हॉर्न, ये सब चीज़ें क्या हैं? ऑडियो साइंस, और ये सबके लिए ही है, ठीक है। विजुअल साइंस ट्रैफिक सिग्नल, एंड ऑडियो विजुअल साइंस टीवी, फिल्म, वेबसाइट्स वगैरह। देन लास्ट इज साइलेंस। सबसे किलर वर्ड है ये, सबसे किलर पॉइंट भी है इसका। It is the passive non-verbal communication, but at time can convey more than words or action. कई बार हमें लगता है कि हमें वर्बल बोलने से अच्छा वहाँ पे शांत हो जाना चाहिए,